नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का 71वां सत्र चल रहा है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 20 सितंबर से शुरू हुए इस सत्र में रोज 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों के भाषण होते हैं। यह सत्र बुलाया गया है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ यूनिवर्सल पुश टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, मतलब दुनिया को बदलने की दिशा में कैसे सब मिलकर टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करेंगे। सोमवार को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण का इंतजार था। उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण में कश्मीर का जिक्र आया था कि उनके पास भारत के दमन के सबूत हैं और बुरहान वानी को यंग लीडर बताया था। इसे लेकर भारत में काफी नाराजगी हुई। तभी से सबको इंतजार था कि सुषमा स्वराज क्या जवाब देती हैं। पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, अपनी पसंदगियां नापसंदगियां एक तरफ रखनी होंगी, मोह त्यागने होंगे, एहसानों को भूलना होगा और एक दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। ये मुश्किल काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की। हालांकि उनके भाषण का ये पूरा हिस्सा आपने नहीं सुना, थोड़ा सा हिस्सा सुना है, बाकी हिस्सा हम बाद में भी सुनाएंगे। उन्होंने ये कही कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, मोह त्यागने होंगे और एहसानों को भूलना होगा। क्या उनका यह संदेश अमेरिका के लिए भी था? पाकिस्तान से मोह किसका हो सकता है? पाकिस्तान का एहसान कौन ढो रहा है? हमने अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के भाषणों को भी खंगाला, यह देखने के लिए कि इन्होंने आतंकवाद पर क्या बोला है। क्या इनकी बातों में भारत पाकिस्तान को लेकर कोई चिंता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि आतंकवादी हर जगह लोगों को मार रहे हैं, हमें आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचना होगा, पता लगाना होगा कि उनके मेंटर कौन है, गुरु कौन है, कौन पैसा दे रहा है, कौन हथियार दे रहा है। हमने अपने यहां कट्टरवाद, रेडिकलिज्म के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाया हुआ है और समाज के सभी वर्गों का इसमें आह्वान किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के भाषण में दुनिया में हिंसा और नफरत की बात है, आतंकवाद की नहीं। श्रीलंका और नेपाल ने बुद्ध के उपदेशों के आधार पर शांति कायम करने में मदद की बात की है। बांग्लादेश और नेपाल ने आतंकवाद के लिए किसी देश का नाम नहीं लिया। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका क्षेत्र भी आतंकवाद से प्रभावित है। दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। नेपाल ने कहा कि आतंकवाद रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय असफल रहा है। नेपाल ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में टकराव का जल्द से जल्द समाधान हो, देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। नेपाल ने फिलिस्तीन के लोगों के स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन किया। फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करने की नेपाल की नीति ने मुझे प्रभावित किया और हैरान भी। पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीन का जिक्र किया अपने भाषण में। 18 सितंबर को उड़ी सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद जब संयुक्त राष्ट्र का सत्र शुरू होता है तो भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान को छोड़ कोई भी देश आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के प्रति मुखर तरीके से नहीं बोलता है, बल्कि किसी देश का नाम ही नहीं लेता है। बड़े देश भी नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि भारत में दावा किया जा रहा है कि दुनिया के कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो अपने न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया, 9/11 का जिक्र नहीं किया, जबकि सुषमा स्वराज ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति के भाषण में आतंकवाद का बहुत ही संक्षिप्त जिक्र है। उन्होंने तो न्यूयॉर्क का भी जिक्र नहीं किया, जैसा कि बताया। उन्होंने इतना भर कहा है कि आतंकवादी नेटवर्क सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर नौजवानों को बहका रहे हैं, मुसलमानों और निर्दोष अप्रवासियों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। 3-4 लाइन में ही बराक ओबामा ने आतंकवाद पर अपनी बात समेट दी। यह जरूर कहा कि हम देख रहे हैं कि कई सरकारें पत्रकारों का मुंह बंद कर रही हैं, गला दबा रही हैं, असहमति को कुचला जा रहा है। मैं बेहद विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 7-8 देशों के प्रमुखों के भाषण पढ़ने के बाद यही लगा कि संयुक्त राष्ट्र का यह बहुप्रचारित मंच काम चलाऊ भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है। आप यूएन की वेबसाइट पर जाकर इन भाषणों को पढ़कर अपना निर्णय बना सकते हैं। साधारण, औसत और सतही भाषणों का ऐसा शानदार संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर भारत की विदेश मंत्री का भाषण नहीं होता तो इस पर बात हो सकती थी कि संयुक्त राष्ट्र की इस सभा में दिए गए सैकड़ों की संख्या में भाषणों का क्या मतलब है। बांग्लादेश तक ने भारत का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, जबकि भारत की विदेश मंत्री ने ढाका और काबुल में हुए आतंकवादी हमले का ना जिक्र किया। क्या सारे देश आतंकवाद को लेकर इस तरह से मुखर नहीं हो सकते थे? फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि कई देशों पर आतंकवादियों का नियंत्रण होता जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। बोको हरम और अलकायदा के कारण पूरा इलाका अस्थिर हो गया है। फिर वे साफ साफ कहते हैं कि अफ्रीकी लोगों की सुरक्षा अफ्रीकियों को ही करनी होगी, सेना को उपकरणों से लैस करना होगा ताकि वे इनका मुकाबला कर सके। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता है कि कब तक हम मित्र देश के खिलाफ आतंकवादी हमला होने पर निंदा करते रहेंगे और सहानुभूति की बात करेंगे। अगर फ्रांस हमले की निंदा को खानापूर्ति नहीं बनाना चाहता था तो कम से कम उड़ी में हुए आतंकी हमले का जिक्र कर सकता था। भारत ने बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया कि फ्रांस ने कड़ी निंदा कर दी है। साफ है भारत पर आतंकवाद पर भारत जो है अकेले लड़ाई लड़ रहा है, बाकी देश नौटंकी कर रहे हैं। उनके लिए आतंकवाद से लड़ने का मतलब है सीसीटीवी कैमरा लगाना। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने सोमालिया से आतंकवाद भगाने में अपने देश की भूमिका का लंबा गुणगान कर दिया है और कहा है कि आज आतंकवाद के जिस खतरे का हम सामना कर रहे हैं वो किसी एक देश से नहीं आता है, बल्कि अलग अलग जगहों पर मौजूद है। जिस तरह के ग्लोबल नेटवर्क का वो इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अलग तरीके के ग्लोबल जवाब की जरूरत है। आतंकवादी बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरलाइन को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन हिंसा आधारित कई तरह के उग्रवाद का जिक्र करता है, नव नाजीवाद का जिक्र करता है। भारत पाकिस्तान को भूल जाता है, उसके तनाव को। विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक जगह वे नाम लेती हैं अपने भाषण में, जब वे कहती हैं कि हमने 2 साल में मित्रता का वो पैमाना तय किया जो पहले कभी नहीं था। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पठानकोट, बहादुर अली और उड़ी। बहादुर अली हमारे कब्जे में एक आतंकवादी है जिसका कबूलनामा एक जिंदा सबूत है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद में शामिल है। आखिर में विदेश मंत्री ने चलते चलते कहा कि 1996 से भारत आतंकवाद पर विस्तार से चर्चा और प्रस्ताव की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने आज तक उसे नतीजे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं बना सके जिसके तहत आतंकवादियों को सजा दी जा सके या उनका प्रत्यर्पण एक देश से दूसरे देश में हो सके। कुल मिलाकर जितने प्रमुखों के भाषण मैंने सुने पढ़े आतंकवाद पर, उनमें सुषमा स्वराज का ही भाषण थोड़ा साफ साफ है और मुखर रूप से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि विदेश मंत्री को बधाई। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में व्यापक वैश्विक मुद्दों पर ठोस, प्रभावी और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के लिए। ट्वीट अंग्रेजी में था, अनुवाद मेरा हिंदी में है। कांग्रेस को विदेश मंत्री का भाषण प्रभावी नहीं लगा। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है कि सुषमा स्वराज के भाषण से निराशा हुई है। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्रवाद कहने से वो क्यों संकोच करती रही। पिछले साल भी सुषमा स्वराज ने इसी सभा में नवाज शरीफ की तरफ से शांति के 4 बिंदुओं के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा था कि हमें 4 बिंदु की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बिंदु, आतंकवाद छोड़ दीजिए और बैठकर बात कर लीजिए। केरल में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से युद्ध की जगह मिलकर गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण के खिलाफ युद्ध की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति की बात भी कही। क्या सुषमा स्वराज का यह भाषण उस दिशा में आक्रामक कदम है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं शिवम विज, हैं कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं हफिंगटन पोस्ट इंडिया के हिंदी में योगदान संपादक, और ज्योति मल्होत्रा जी हैं, आप कॉलमिनिस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, विदेश नीतियों पर लिखती रही हैं। शिवम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस जवाब का इंतजार हो रहा था सुषमा स्वराज का, क्या वो उसी के अनुरूप था? और जो नवाज शरीफ ने
अपने भाषण में कहा उसका तुर्की उन्होंने जवाब दिया पॉइंट बाय देखिए, पॉइंट। मेरे ख्याल से पहले तो जो मोदी जी की कोझिकोड में जो भाषण था, हाँ, उससे थोड़ी सी हमारी उम्मीदें कम कर दी गई कि थोड़ा वॉर रेटोरिक कम करना पड़ेगा, थोड़ा ये जो जंगबाजी है। और सुषमा जी ने जो कहना तो वो कहा, लेकिन बहुत संयम रूप से कहा। मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन भाषण उन्होंने दिया। लेकिन जो आपने बोला कि इस भाषण का मतलब क्या है, इससे होगा क्या, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाषण तो अच्छा था पर इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि यही भाषण उन्होंने एक तरह से उतना ही स्ट्रांग पिछले साल का भी भाषण है जब वो पाकिस्तान को कहते हैं कि एक आतंकवाद छोड़ दीजिए, मतलब आप आतंकवादी देश हैं, कांग्रेस को नहीं दिखा इसमें, वो साफ साफ है। लेकिन जब वो कह रही हैं कि हमने मित्रता का एक नया पैमाना तय किया है, और जब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने कोई शर्त रखी है, उसका वो जवाब देती हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ कहते हैं कि कश्मीर में भारत ने दमन किया है, उसका सबूत उसके पास है, क्या इस बात का जवाब है उसमें? हाँ, इसीलिए वो कहते रहे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन एक जरूरी बात है जो उन्होंने आखिर में कहा, CCIT पास करने के लिए, कि ग्लोबल कन्वेंशन आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने ये कहा और पाकिस्तान को आतंकवादी देश करार नहीं दिया। उसका कारण यह है कि दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है, अमेरिका को अपनी जरूरत है आतंकवाद अपने लिए कम करने के लिए अफगानिस्तान में, और चीन को इकोनॉमिक जरूरत है रोड बनाने के लिए, हाईवे ग्वादर पोर्ट तक। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो आइसोलेशन करना है वो ये ग्लोबल कन्वेंशन आतंकवाद के खिलाफ, उसके थ्रू करने की इंडिया की कोशिश है, जिसकी मांग वो कह रही है। 1996 तो, से जिसकी मांग प्रधानमंत्री भी कई मंचों पे कह चुके हैं बिल्कुल। कि आतंकवाद को परिभाषित करना है। बिल्कुल, और वो परिभाषित नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे मुल्कों का ये मानना है कि बहुत सारी जैसी जगहें हैं जहां की आतंकवाद नहीं है, वो लोगों की स्ट्रगल है। जैसे कि फिलिस्तीन में आपने कहा कि नेपाल भी सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन में क्या आतंकवाद है कि एक फ्रीडम मूवमेंट है? वैसे ही वही बात पाकिस्तान कश्मीर के बारे में कहता है। इसलिए आतंकवाद की परिभाषा जो है सब लोग उसमें समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ये जो सुरजेवाला जी की बात है वो इसलिए हमें नहीं उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश करार देना ग्लोबल लेवल पे उतना आसान नहीं है भारत के लिए। ये ज्यादा आसान है कि भारत कहे कि देखिए आतंकवाद की हम परिभाषा बनाएं, फिर उस परिभाषा में पाकिस्तान को बाद में लपेटने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल से ये सही दिशा में, एक व्यवहारिक दिशा में है ना, ये व्यवहारिक दिशा में जैसे ग्लोबल डिप्लोमेसी जैसे काम करती है वैसे वो सड़क में भाषण देने वाला नहीं कर सकते। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब सुषमा स्वराज कह रही हैं कि हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, मोह त्यागने होंगे और एहसानों को भुलाना होगा, वो किसकी बात कर रही हैं? एक तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सुषमा स्वराज की आज के भाषण पर, जिसे जवाब कहा जा रहा है, और दूसरा खासकर मैं इसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि पुराने समीकरण तोड़ने की बात कह रही हैं, मोह त्यागने की बात कह रही हैं, वो किसके बारे में कह रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो सुषमा स्वराज का जो बयान था, आज जो भाषण था उनका संयुक्त राष्ट्र में, मुझे लगता है कि एक अच्छा भाषण था और वो बोलती बहुत ही एक सुंदर तरीके से हैं, और जो जिस तरह से लोकसभा में बोलती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसी से मुझे याद भी आता है कि अभी हाल ही में उड़ी के हमले के बाद आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने अपनी एडवाइजर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो है सुषमा स्वराज शामिल नहीं हुई थी। अब ये नहीं हमें मालूम कि प्रधानमंत्री ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था या फिर उनकी तबीयत खराब थी या जो भी है, लेकिन उनको वहां पे होना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने आज भारत का जो पक्ष रखा, मुझे लगता है अच्छा पक्ष रखा, एक कोशिश की पाकिस्तान को एक जो है टेररिस्ट स्टेट नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो है पूरे आतंकवाद को लेकर उन्होंने जो बार बार जैसे कहा कि पाकिस्तान की जमीन से जो है आतंक भारत की तरफ आ रहा है। लेकिन आपका जो एक दूसरा सवाल है वो भी बहुत अहम है कि क्या इस तरह के भाषणों से जो दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, क्या ये पाकिस्तान को वाकई में एक आतंकी देश जो है उसका करार देगा या नहीं? और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और वो इसीलिए है कि देखिए बायलैटरली अगर आप देखें भारत और अमेरिका के बीच जो बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और मेरे हिसाब से जो अभी प्रधानमंत्री ने केरल में जो स्पीच जो कही थी, जिसमें उन्होंने एक जो
वॉर रेटरिक जो है, जो जंगबाजी जो थोड़ा सा उसको जो कम हुई है, मेरे ख्याल से अमेरिका और खास करके अमेरिका और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत से कहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी से साफ कहा होगा कि आप जो है अभी मिलिट्री ऑप्शन ना करें, और क्योंकि पाकिस्तान भी एक हाई अलर्ट पे पहुंच गया, चला गया है, तो आप मिलिट्री ऑप्शन के अलावा जो बाकी जो ऑप्शंस हैं आप उनकी तरफ जो है गौर करें, चाहे डिप्लोमेटिक हुआ या बाकी जो ऑप्शंस हैं मीडिया के हवाले। और तीसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अमेरिका ने ये भी कहा है, जो सुनने में आता है भारत को, कि अगर आप कोवर्ट स्ट्राइक करें, यानी पर्दे के पीछे अगर पाकिस्तान के अंदर जाकर कोई कोवर्ट स्ट्राइक करें जिसमें आप जो इस हमलों के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको अगर आप निकालना चाहें तो हम जो है उस पे कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा उसामा बिन लादेन को जिस तरह से अमेरिकी उन्होंने उधर से एबटाबाद से जो उनको निकाला पाकिस्तान के अंदर से, तो अब ये मैं नहीं जानती कि भारत को इस तरह की कैपेबिलिटी है या नहीं। और आखिरी आपके सवाल का आखिरी जवाब मेरा ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उड़ी के हमले के बाद सिर्फ रूस एकलौता एक देश था जिसने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान की ज़मीन से, पाकिस्तान की तरफ से जो है ये हमला हुआ है। पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी देश ने इस तरीके से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जाहिर है भारत का पक्ष जरूर लिया था आतंकवाद को लेकर, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया रूस के सिवाय।